हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका टाइटल बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 100 दिन, 11 लाख करोड़ रुपए और इंडियन रेलवेज़ का एक्शन। तो देखते हैं कि ये 100 दिन और 11 लाख करोड़ रुपए का क्या सीन है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन जो है आने वाले हैं, और जब कभी भी इलेक्शन वगैरह आते हैं तो चाहे कोई भी सरकार हो, डजेंट मैटर, वो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनके ऊपर ना एक थोड़ा सा हॉल्ट लग जाता है। मतलब कि उनके इनॉग्रेशन वगैरह होने बंद हो जाते हैं। हर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे एक ना धीमी गति सी जो है आ जाती है, ये देखा गया है जनरली। बट रेलवेज़ में ऐसा थैंकफुली नहीं है। रेलवेज़ ने इस जो स्लो वाला टाइम है, इसी टाइम के अंदर एग्जैक्टली अपना एक 100 डेज़ प्लान जो है निकाला है। और उस 100 डेज़ प्लान के अंदर रेलवेज़ ने कुछ मेजर टास्क बताए हैं कि इन 100 दिनों के ख़त्म होते होते हम लगभग इन टास्क को जो है कंप्लीट कर लेंगे, एंड पब्लिक को सर्व कर दिया जाएगा जैसे ही 100 डे खत्म होंगे उनके अंदर ही। तो दोस्तों, इन सब टास्क के अंदर लगभग एक 11 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है रहने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं कि रेलवेज ने किन किन चीज़ों को अनाउंस करा है और क्या कुछ जो है होने वाला है। सबसे पहली दोस्तों चीज़ आ रही है यहाँ पे आपके 24 आवर्स रिफंड पॉलिसी को लेकर के। देखिए, भारतीय रेलवे एक 24 आवर रिफंड पॉलिसी लाएगा। अभी तक हमारी जो पॉलिसीज़ होती थी, जैसे मान लो आपने ऑनलाइन टिकट कटवाई है अगर, तो उसका रिफंड आने में ना 7 दिन तो रेलवे कहता है। और एट प्रेजेंट भी मतलब ऑन ग्राउंड भी अगर देखा जाए, सिस्टम का लोड वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद लगभग 15 दिन या 20 दिन भी जो है लग जाते थे। तो इस चीज़ को घटा के 24 आवर्स के अंदर कर दिया जाएगा। मतलब इसमें रेलवे ऐसा कहती है कि हमारा जो अपना सिस्टम है, उस सिस्टम को 3 दिन का टाइम चाहिए होता है रिफंड जनरेट करने के लिए। उसके बाद बैंक जो टाइम लेता है वो लेता है, तो वो अपने 3 दिन को घटा करके 24 घंटे के अंदर जो है ले आएगी। तो इसके बाद आपका 1 दिन का बैंक का हो जाएगा। मतलब कि रेलवे ने अगर 24 आवर पॉलिसी की तो हम ये मान सकते हैं कि ये रिफंड आपका जो है 2 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स जनरेट हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा हो सकेगा उन लोगों को जिनकी टिकट की जो अमाउंट होती है वो बड़ी होती है। मेरा खुद का पर्सनल केस है दोस्तों, जहाँ पे मैंने एक टिकट जो है अपने लिए कटवाई, मतलब कुछ ट्रेन की टिकटें वगैरह कटवाई थी, जो कि समहाउ मतलब किसी रीज़न के कारण गलत तरीके से बुक हो गई थी मेरे से। और वो टिकट की अमाउंट 15,000 रुपये थी। ठीक है, कई सारे लोगों की एक बड़ी अमाउंट की टिकट थी, मतलब 5-6 जनों की टिकट थी, और 2-2.5 हज़ार रुपये की, 3,000 रुपये की एक टिकट थी, जिसके कारण वो 15,000 रुपये की टिकट बन गई। और पार्शियल पेमेंट हो गया मेरे से, और मेरे पैसे फंस गए। और 7-8 दिन के बाद जाके वो पैसे आए, फिर दोबारा मैंने जो टिकट बुक करी। तो इस टाइप के केसेस में बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकेगी और लोगों को रिफंड उनका टाइमली जो है मिल जाएगा, क्योंकि ये लोगों की बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है भी आज के समय में। बात करें अगली चीज़ को लेकर दोस्तों, वो है सुपर ऐप के बारे में, जिसके ऊपर आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को बताया था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ भी बिना बात के नहीं बताता हूँ। अगर मैं कभी भी कुछ आपसे ऐसा डिस्कस करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स होता है, तो हाँ, रेलवे उसके ऊपर विचार कर रहा होता है, आने में उसको टाइम लग सकता है, बट मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इनपुट मिल चुका होता है, तो मैं उसके ऊपर जो है डिस्कस कर रहा होता हूँ। खैर, मुद्दे पर आते हैं। सुपर ऐप ये एक हाइपोथेटिकल नाम है, इसका नाम जो है जब ये लॉन्च होगी तब कुछ और होगा। ये दोस्तों रेलवेज की कई सारी सर्विसेज को कंसोलिडेट करके एक ऐप बनाया जाएगा, जो कि अच्छा यूज़र फ्रेंडली होगा। ऐप की स्पीड तेज़ होगी क्योंकि उसको एक अच्छे सर्वर के ऊपर रखा जाएगा। और जैसे कि टिकट बुक करना, उससे रिलेटेड आपको खाना बुक करना है, एग्जीक्यूटिव लॉन्च का एक्सेस चाहिए आपको होटल बुक करना है, आपको रिटर्न बुक करना है, आपको कोई कंप्लेंट करनी है, आपको कोई टैक्सी सर्विस चाहिए, आपको जो भी बहुत सारी रेलवे की अलग अलग सर्विसेज हैं वो जो बटी हुई हैं, उन सबको कंसोलिडेट कर देगा एक ऐप के अंदर। एज ऑफ नाउ इसकी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा रेलवे जो है रिवील नहीं कर रहा है इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इन डेप्थ में तभी पता चल पाएगा जब ये कहीं ना कहीं लॉन्च हो जाएगी, हमें कुछ ना कुछ इसमें होता हुआ जो है दिख जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगली खबर को लेके दोस्तों। ये ट्रेन टॉक्स वाला फीलिंग आ गई। उधमपुर श्रीनगर रेल लिंक के बारे में, और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सरकार जो है जुटी हुई है कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमको इस प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करना है, और 100 डेज़ के टारगेट के अंदर इसको जो है ख़त्म करेंगे। जिससे दोस्तों उधमपुर श्रीनगर जो रेल लिंक के बनने से, मतलब बेसिकली कटरा से लेके श्रीनगर का जो लिंक एस्टैब्लिश करना है वो वाला जब हो जाएगा, तो एक तो रीजनल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, इकनॉमी को बूस्ट मिलेगा। देखो यहाँ ना, ये तो खैर एक मीडिया वाली टाइप लाइनें हो गई जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, बट मैं जो आपको ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना है जो कि इसके बारे में पढ़ते हुए मुझे पता चला कि दोस्तों, ये जो रेल लिंक बन रहा है, चेनाब ब्रिज वगैरह जो बन रहा है, ठीक है,
अब इसको बनाने, सिर्फ इसके प्रोजेक्ट के बनने से ही ना वहाँ के जो नियर बाय निवासी हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। वो कैसे हुआ कि इन लोगों को आज से पहले मान लीजिए कहीं ट्रैवल करना है, अब ये लोग जो यहाँ पहाड़ों पे रहते हैं इनके लिए सब कुछ जो है ना वो जम्मू में अवेलेबल है। शहर जो है जम्मू या कटरा, यही सब चीज़ें मिलेंगी, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। तो उनको यहाँ तक जाना पड़ता है, जिसके लिए पहाड़ या पगडंडी के रास्ते लेकर के ये लोग जाते हैं और 12-12 घंटे जो है लगते हैं। कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है तो ऑप्शन वही अवेलेबल है, कोई गाड़ी वगैरह कुछ इनके घर तक नहीं पहुँच सकती। तो जब इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था, ठीक है, चेनाब ब्रिज को बनाया जा रहा था, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था, तो बहुत सारी जगहों पे जो इंजीनियर से उन्होंने ये नोटिस करा कि उनके खुद के व्हीकल ही नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले रोड्स को बनाया गया, इतने अच्छे से रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया कि आप आराम से एक बड़ा व्हीकल भी वहाँ लेके जा सकते हैं। तो जिन लोगों को आज से कुछ साल पहले सड़क भी नहीं थी उनके पास, उन लोगों को दोस्तों सड़क भी मिली, वो लोग आराम से जो है चल भी पाए। और आज के समय में उन लोगों के घर पे एम्बुलेंस जैसी चीज़, फायर ब्रिगेड जैसी चीज़ अगर रिक्वायर्ड हो तो पहुंच सकती है। मतलब कोई भी सेवा हो, जो सरकारी सेवा होती है, कोई भी चीज़ हो, वो उन तक जो है पहुंच सकती है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं दोस्तों, वो है हमारी वंदे भारत का स्लीपर वर्जन। ये भी जो है आने वाला है और रेलवेज़ ने एक अनाउंसमेंट इसके ऊपर भी जो है कर दी है। ठीक है दोस्तों, BEML यानी कि भारत अर्थ मूवल लिमिटेड जो है वंदे भारत का स्लीपर वर्जन बना रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि 100 दिन खत्म होते होते इसके ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रायल होते हुए आपको जो है दिखने लग जाएंगे और मतलब रेक बन करके बाहर आ जाएगा, ट्रायल हो जाएगा और इसका रूट वगैरह भी जो अनाउंस कर देगी रेलवे। तो आप ये मान के चलिए कि इस साल के अंत तक आप वंदे भारत के स्लीपर वर्जन में जो है ट्रैवल कर रहे होंगे। रेलवे की तरफ से एक ऐसी श्योरिटी आप मान सकते हो आ चुकी है। दोस्तों इससे रिलेटेड और कोई जानकारी अभी इन लोगों ने रिवील नहीं करी है कि एक्चुअल इंटीरियर किस तरह का होने वाला होगा वगैरह। जो रेंडर्स आए थे उसको छोड़ के और कुछ भी जो है रिवील नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसके बाद आपका आता है पम्बन ब्रिज की अपडेट के बारे में। भाई जो रामेश्वरम है उसको मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करना है। एक्चुअली कनेक्शन पहले से इस्टेब्लिश था, बट दिसंबर 2022 के बाद से जो पुराना पम्बन ब्रिज था उस पर ट्रैफिक कंप्लीटली बंद कर दिया गया है और अभी कोई ट्रेन वगैरह जो है पम्बन ब्रिज के ऊपर से नहीं होके जाती है। अब नए ब्रिज के बनने का जो इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 100 दिन पूरे होते होते ये नया वाला पम्बन ब्रिज बन करके रेडी हो जाएगा, पब्लिक को सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इस नए वाले ब्रिज के बनने के बाद कुछ चेंजेस आएंगे दोस्तों। सबसे पहले नंबर ऑफ़ ट्रेन जो है बढ़ जाएंगी इस रूट पे, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टेज सेक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और स्टेशन को भी थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा ताकि वो ज़्यादा ट्रेनें जो है हैंडल कर सके। दूसरा दोस्तों ये रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, जिससे हम ये मान सकते हैं कि एक वंदे भारत भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो चेन्नई से लेकर रामेश्वरम के बीच में। दूसरा डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम दिल्ली जो है आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, देखिए आप अगर इस गवर्नमेंट के कार्य को ध्यान से देखें दोस्तों। देखो हम हिंदू लोग जो होते हैं उन लोगों के 4 तीर्थ हैं। कौन कौन से? एक द्वारका में आपके द्वारकाधीश जी, ऊपर हैं केदारनाथ नॉर्थ में, ईस्ट साइड पे आपके जगन्नाथ भगवान है और साउथ में आपके रामेश्वरम है। इन चारों को कनेक्शन देने का काम जो है सरकार यहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य जो है सब जगह चल रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि रामेश्वरम जो एक बड़ा तीर्थ होता है उसको ध्यान में रखते हुए इन सब तीर्थों से कनेक्टेड कुछ ट्रेनें जो चलाई जाए, प्लस दिल्ली से इसको एक कनेक्शन दिया जाए। और दिल्ली से कनेक्शन के साथ साथ हो सकता है कई सारी ट्रेनों का रामेश्वरम की तरफ एक्सटेंशन भी हो, जो कि मदुरई या चेन्नई वगैरह या कहीं आसपास की जगहों पे अभी तक एंड होती थी, उनको रामेश्वरम जो है एक्सटेंड किया जाए। और दोस्तों इसके बाद आता है आपका ट्रायल्स फॉर गुजरात सेक्शन ऑफ बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का जो पूरा सेक्शन है उसमें जो सूरत से लेके नॉट कंप्लीट मुंबई तक, उससे पहले मतलब गुजरात के अंदर वाला जो सेक्शन रहेगा उसके एक छोटा सा प्रायोरिटी कॉरिडोर के ऊपर जो है ट्रायल वगैरह स्टार्ट किए जाएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि पब्लिक के लिए भी अभी के लिए वो छोटा कॉरिडोर ही जो है ओपन हो पाएगा, ज़्यादा लंबा कॉरिडोर यहाँ पे नहीं ओपन हो पाएगा। तो ये जो है सारी अपडेट्स हैं इन सब चीज़ों के बारे में। यदि आपको दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताएं। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। ये बात वीडियो वालों ने बिल्कुल ठीक की कि इलेक्शनों से पहले तरक्याती मंसूबों को ठप कर दिया जाता है और पाकिस्तान में तो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाबंदी भी आयद कर दी जाती है हर तरह के तकर्रुर और तबादलों पर, नई भर्तियों पर और सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर, सिवाय उसके कि जो बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो। लेकिन ये इंडियन रेलवेज़ ने तो सारा निज़ाम ही बदल के रख दिया और इलेक्शनों के दिनों में उसने एक ऐसी पॉलिसी मुतारफ़ करवा दी है जो हैरान कौन है, क्योंकि 11 लाख करोड़ रुपए की रकम बहुत ही बड़ी है। और वैसे अगर मैं आप दिल की बात करूं तो मुझे समझ नहीं आई कि इसमें ये 11 लाख करोड़ रुपए किस तरह इस सारे प्रोजेक्ट में अब एडजस्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट वाइज भी बात की जाए तो एक तो बनाई जा रही है एप्लीकेशन, उसके लिए कोई ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद चेनाब ब्रिज है तो तकरीबन बन के बिल्कुल खुलने के करीब है और इसी 100 दिनों में उसके खुलने की भी उम्मीद है। फिर उसके बाद
पम्बन ब्रिज का बताया जा रहा था, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से जारी है। वैसे साल 2023 से 22 के बाद से इसको बंद भी कर दिया गया था। हाँ, स्लीपर वंदे भारत है, उसमें कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी 100 दिनों में 11 लाख करोड़ रुपए, प्रोजेक्टों की तो समझ आ गई, 4-5 प्रोजेक्ट पे काम होगा, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे एडजस्ट कैसे किए जाएंगे, ये अभी तक समझ नहीं आया। अच्छा, अगर हम प्रोजेक्ट वाइज भी बात करें तो जो पहला प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी, उसमें यह था कि रीफंड पे पहले वीडियो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि इतने दिन लग गए और इतने पैसे रुक गए, और 15 से 20 दिन तो बड़ी आम सी बात है। लेकिन अब रेलवेज ने कहा कि हम तो 24 घंटों के अंदर अंदर रिफंड कर दिया करेंगे, और उसके बाद आप जाने और आपका बैंक जाने। फिर जो एक एप्लीकेशन वाली बात है, ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात लगी है, क्योंकि आज तक सत्या भाई हैं या संदीप भाई हैं, ये दो तरह की ऐप ज़्यादातर नाम लेते हैं, वीगो और रेलोफाई, जो स्टेशनों के ऊपर खाना पहुंचाने का काम करती है, होटल लेके देने का काम करती है, टिकटें लेके देने का काम करती है। लेकिन जब ऑफिशियली एक ऐसी ऐप आ जाएगी, जिसको फिलहाल सुपर ऐप कहा जा रहा है, जिसमें सारी सहूलियत आपको एक एप्लीकेशन में दस्तियाब हो जाएंगी, तो फिर इंडियन रेलवेज़ में सफ़र करने वालों का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। उसे इस्तेमाल करना इतना ज़्यादा आसान बनाया जाएगा कि सारी सहूलियात को एक ही एप्लीकेशन में डाल दी जाएगा, तो कि बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। और ये मुझे एक डिजिटलाइजेशन में एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और टिकटें जो लाइन में लग के लेने का रवाज है, ये भी कम हो जाएगा, और जो खाने से मुतल्लिक स्कैम किया जाता है, ये भी कम हो जाएगा, और जो होटलों के किराए नाजायज़ लिए जाते हैं, वो चीज़ भी कम हो जाएगी। तो जब सरकारी सरपरस्ती में ये सारे इस एप्लीकेशन को चलाया जाएगा, तो फिर इसके ज़बरदस्त किस्म के नताइज मिलने की तवक्को भी है। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी। बाकी सारे प्रोजेक्ट भी अच्छे हैं, जैसा कि बुलेट ट्रेन का बताया कि उसका सूरत के इर्द गिर्द कोई प्योरिटी सेक्शन है, उसके ऊपर ट्रायल शुरू हो जाएगा, और बता रहे हैं कि जब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ओपन होगा तो वो उसी प्योरिटी सेक्शन का होगा। मैं सारे मामला को बहुत ज़्यादा बेहतर समझता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि जो ये पीओटी सेक्शन छोटे-छोटे खोल दिए जाएँ, क्योंकि फिर वो चीज़ की पूरी-पूरी अफ़ादियत भी नहीं आती, और चीज़ जब तक मुकम्मल होता है प्रोजेक्ट, तब तक वो वैसे ही उसका जो है वो इतना ज़्यादा एक असर और रसूख नहीं रह जाता। अब मैंने आरआरटीएस में देखा है, किधर से यार, गाज़ियाबाद के दोनों अतराफ में जो खोली गई है आरआरटीएस, दुआई से साहिबाबाद 17 किलोमीटर की, तो वो 17 किलोमीटर का सेक्शन है, उसके ऊपर 40 रुपये इकॉनमी की टिकट है, 60 रुपये जो एग्जैक्टिव की टिकट है, लेकिन सिर्फ 17 किलोमीटर है। तो उसका फिर वो हिसाब किताब सही नहीं रह जाता। पूरा एक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो, जहां आवाम ने इतना इंतजार कर लिया वहाँ और बेहतर, लेकिन ठीक है, हुकूमत बेहतर समझती है। मैं तो पहले आपसे गुजारिश की कि मैं इसी को ज़्यादा बेहतर नहीं समझता, लेकिन ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये, या मुझे अच्छा यही लगता है कि पहला रिबन जो है वो कटे, और आखिर पे जो है, जो जहाँ प्रोजेक्ट एंड कर रहा है, अगर कोई रेलवे का प्रोजेक्ट है, तो जहाँ पर वो एंड कर रहा है वहाँ तक वो बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए। इस चीज़ से ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। फिर पंबन ब्रिज की बात की जा रही थी। पंबन ब्रिज जिसे बनाना एक मुआजिज़ा था, और ये 100 साल से ज़्यादा रहा। यहाँ पर तारीख का एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था, और इसे दुनिया के खतरनाक तरीन ब्रिजेज़ में कहा जाता था। लेकिन अब जो नया ब्रिज बनाया जा रहा है, इसमें इसको एक तो इलेक्ट्रीफाई बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन की जाएगी, साथ में इसको डबल बनाया जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेनों की जो आमदोरफ्त बेहतर होगी। और वीडियो ऑनर कोई बता रहे थे कि सनातन में कुछ 4 मुख्तलिफ जगहों के नाम भी ले रहे थे, जो मजहबी मकामात मानी जाती हैं, तो वहाँ से दिल्ली की कनेक्टिविटी जो है वो आसान बनाई जाएगी। और इसके बाद फिर स्लीपर वंदे भारत का वर्जन बता रहे थे, जो कि अब इंडियन रेल फैंस का एक बड़ा ही ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है। और अब स्लीपर वंदे भारत भी आनी चाहिए, क्योंकि जब स्लीपर वंदे भारत आएगी, तो फिर वंदे भारत लंबे दुरानी पे भी दौड़ेगी, जिस तरह हमें विवेक एक्सप्रेस से, या हम सफ़र एक्सप्रेस से, या काशी तामल एक्सप्रेस से, अवैध असम एक्सप्रेस जो 3-3, 35-35 हज़ार, 4,000 किलोमीटर तक भी चलती हैं, उस पर भी हमें वंदे भारत इतनी दूर भी जाती हुई दिखाई देगी। तो स्लीपर वर्जन कब से सुन रहे हैं, अब अगर इन अगले 100 दिनों में कोई आ जाता है या उसका ट्रायल होना शुरू हो जाता है, तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात होगी। तो सारे प्रोजेक्ट बड़े ही ज़बरदस्त हैं, और एक बार फिर इलेक्शन के करीब आते ही खजाने के मुंह खोल दिए गए। तो देखते हैं कि ये 100 दिनों में अमली तौर पर इन सारे प्रोजेक्ट में कितना काम हो पाता है, और सरकार के किए वादे कितने ज़्यादा वफा हो पाते हैं। तो वीडियो देख के अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मुझे देनी है रेलवेज़ को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे, जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।